नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारी कंप्यूटर की क्लास कंटिन्यू चल रही है, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण और टूल्स की 2 क्लास पहले हो चुकी हैं। ये तीसरी क्लास है, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो मैंने बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर वो जिनके बिना कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर सकता, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो जिनके बिना भी कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है, और वो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं या विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कैमरा एप्लीकेशन है जो फोटो खींचने के लिए बनाया जाता है, गैलरी एप्लीकेशन है जो फोटो ओपन करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे विंडो है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS है, कुछ भी है जिसके बिना सिस्टम नहीं चल सकता। मतलब सिस्टम का मतलब कंप्यूटर का सिस्टम भी हो सकता है, मोबाइल का सिस्टम भी हो सकता है, या कोई और मशीनी कंप्यूटर से रिलेटेड सिस्टम हो सकता है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। अब हम उसी की सीढ़ी अगली सीढ़ी में चल रहे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ गए थे। पिछली क्लास में हमने जो बताया था उसके बारे में डिस्कस कर लिया, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कार्य हैं, उनके बारे में धीरे धीरे समझेंगे। फ्री होके बैठ जाइए, बस आप क्लास देखते रहिए, समझाने की गारंटी मेरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन से तात्पर्य ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों से है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित सभी संसाधनों का नियंत्रण और प्रबंधन करना है। वैसे ऑपरेटिंग का मतलब ही चलाना है, ऑपरेट करना, चलाना। तो कंप्यूटर में कोई भी संसाधन, कोई भी जो एप्लीकेशन वगैरह या कोई भी चीज कार्य होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना पॉसिबल ही नहीं है, असंभव है। तो सबसे पहले आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। कंप्यूटर के प्रोसेसर के जो भी प्रोसेस वर्तमान में संचालित हो रहे हैं, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मैनेज किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यह निर्धारित करता है कि किस प्रोसेस को प्रोसेसर मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। ये सारी जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की है। तथा कितने समय तक मिलेगा, इसे प्रोसेस शेड्यूलिंग भी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि आप ये थ्योरी पढ़ा रहे हैं, इनमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो सब्र रखें, क्वेश्चन भी कराएंगे, सोल्व ही करवाएंगे यहीं पे। अब आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है, ये अंक बिंदु लगा लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी प्रबंधन का कार्य भी करता है। ये एक उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर संबंधित प्रोग्राम को मुख्य मेमोरी लोड करने का काम करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हम कोई भी फाइल ओपन कर रहे हैं या प्ले कर रहे हैं, तो उसको रोम से रैम में लाने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, क्योंकि जो स्टोरेज होता है वो रोम में होता है, और जो हम उसको सीन करते हैं या फिर हम उसको एक्सेस करते हैं, तो उसको देखने के लिए हमें रैम में लाना पड़ता है, उसको प्रोसेस करना पड़ता है। तो इसका काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी को व्यवस्थित करने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। फाइल मैनेजमेंट, ये मेमोरी मैनेजमेंट फाइल मैनेजमेंट लगभग सेम सा है। फाइल मैनेजमेंट द्वारा फाइल सेव, एडिट और डिलीट आदि का मैनेज किया जाता है। ये फाइल विभिन्न स्टोरेज डिवाइस मैनेज करता है तथा सभी फाइल को एक स्टोरेज डिवाइस में दूसरे ट्रांसफर करता है। अब है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। कोई भी सूचना है, कोई भी आंकड़े हैं, वो अंदर इनपुट कैसे लेने हैं, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। और आउटपुट में सूचना बाहर भेजनी, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। और ड्राइवर से की सहायता से क्या क्या मैनेज करना है, वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक सिक्योरिटी मैनेजमेंट, हमें साइबर सिक्योरिटी हमारा करना, बग से बचाना, वायरस से बचाना, ये भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का या ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कार्य है। ये गलत उपयोग करते डाटा को नष्ट होने से बचाता है। हम पासवर्ड वगैरह सेट करते हैं, सारा ऑपरेटिंग सिस्टम में सेट होता है। जैसे कई बार हम कंप्यूटर लैपटॉप को ऑन करते हैं तो उसमें अपना पासवर्ड मांगता है, वो सिर्फ एक उपयोगकर्ता के लिए है, लिमिटेड। आप चाहे तो उसमें ऐसा पासवर्ड यूज कर सकते हैं कि किसी को पता ना हो। और हो सकता है आप दो बंदे हैं और लैपटॉप के दोनों को पासवर्ड पता है, तो उससे आपको मतलब खतरा नहीं है, तो आप उसको पासवर्ड शेयर करते हैं। लेकिन अगर कोई नया पर्सन उसको एक्सेस करना चाहे तो बिना पासवर्ड के एक्सेस नहीं कर सकता। एक शेड्यूलिंग, कोई भी चीज का शेड्यूल, टाइमर वगैरह सब इसी से सेट होता है। टास्क मैनेजमेंट, एक साथ 20-20 फाइल खोलनी है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता तथा सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन को बनाए रखता है। मतलब हम यूजर हैं और इस कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन बना रहता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बायोस में होकर गुजरता है और सारे एप्लीकेशन यूजर फ्रेंडली बनाता है, मतलब हमारे यूजेबल बनाता है। ये कंप्यूटर की कार्य क्षमता को देखता है और सिस्टम को इम्प्रूव करता है। ये सारा सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसी का कार्य है।
अब आता है यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के मध्य अंत संबंध स्थापित करने की व्यवस्था को यूजर इंटरफेस कहा जाता है। मतलब हमारे और कंप्यूटर के बीच में जो अंतर संबंध है, जो अंतर संबंध है अंत संबंध है उसी को यूजर इंटरफेस कहा जाता है। प्रोग्राम को कार्यान्वित करने, एप्लीकेशन को चलाने और डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए इंटरफेस का उपयोग किया जाता है। ये हमारे और भी कंप्यूटर के बीच के संबंध है। ये भाई एप्लीकेशन को चलाने के लिए भी हम भी चाहिए, और किसी प्रोग्राम को एक्टिव करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए भी हम चाहिए, डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए भी हम चाहिए। तो ये हमारे बीच का मामला है। ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्यतः दो प्रकार के इंटरफेस प्रदान करता है, कमांड लाइन इंटरफेस और नंबर 2 है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये दो तरह के इंटरफेस है, इनको रटने की कोई जरूरत नहीं। अब आती है अन्य इंटरफेस, टच बेस्ड इंटरफेस। किसी भी स्क्रीन को टच करके हम उसको यूज कर सकते हैं। वॉइस बेस्ड, हम वॉइस कमांड दे सकते हैं, जैसे है श्री वगैरह कह के, गूगल से कह सकते है जेमिनी वगैरह कह के हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। अब आगे मेन, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हमें इसमें सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है जो सिस्टम मैनेजमेंट है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सबसे मेन चीज है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम। मैकओएस सबसे पहला आता है। मैकओएस, मैकओएस का मतलब है आईफोन में, जो एप्पल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल के लैपटॉप में खास तौर से, फोन में नहीं। 1984 में एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किया गया, 1984 में, ध्यान रखना सन। मैकओएस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। 2001 में मैकओएस का अपग्रेड वर्जन लॉन्च किया गया, जिसका नाम मैक ओएस एक्स है था। मैक ओएस एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स कर्नल पर रन होता था। मतलब ये इसी से रिलेटेड, यूनिक्स कर्नल या मैक ओएस एक्स, कोई सा भी याद कर लेना, एक ही चीज। अब यूनिक्स 1916 ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मैक ओएस, यूनिक्स और लाइनक्स, विंडोज, अमिता ओएस 4, रिस्क ओएस, ओएस 2, एमएस डोस और विंडोज ओएस, विंडो एनटी, विंडो 95, विंडो सीई, विंडो 98, विंडो 2000, विंडो एमई, जो विंडो आ जाए जिनमें ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो एमई, विंडो एक्सपी, विंडो 2003, विंडो 2007, विंडो विस्टा, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, 11 भी अब आ चुकी है। विंडो 11 मेरे इसमें विंडो 11 है। सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम, बॉस भारत ऑपरेटिंग। देखो ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि सबसे अलग है। इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, बॉस की फुल फॉर्म क्या है। तो आप अगर नहीं जानते तो आप कुछ भी तुक्का मार के आओगे, लेकिन इसका फुल फॉर्म है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ये बॉस की फुल फॉर्म है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लेना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत से रिलेटेड ज्यादा चीजें पूछी जाएंगी। बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम भारत को सीडेक द्वारा बनाया गया है, सीडेक जो पुणे महाराष्ट्र में है। बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को जनवरी 2007 में विकसित किया गया है। बॉस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ये भारत का प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ध्यान रखना, भारत का फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बॉस है। हालांकि इसको हमने अभी तक यूज नहीं किया, मैंने तो यूज नहीं किया, हो सकता है आपने भी यूज नहीं किया हो, लेकिन ये भारत का है इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक होता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अभी तक पढ़ रहे थे हम कंप्यूटर का। हालांकि कंप्यूटर और मोबाइल एक ही थ्योरी पे काम करते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों का अलग अलग है। ये सबसे पहले है आईओएस। 2007 में एप्पल कंपनी द्वारा आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया और रिलीज किया गया, लॉन्च किया गया, एक बात है। और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम 40 भाषाओं में उपलब्ध है। मतलब आप एप्पल के फोन में केवल 40 भाषाएं इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें लोकल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि आप थर्ड पार्टी बाईपास करके कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लोकल नहीं कर सकते, लेकिन जो ऑफिशियल है उसमें 40 भाषाओं का उल्लेख है। वॉच ओएस, इसमें आईफोन की वो एप्पल घड़ी होती है, जो वॉच होती है उनमें वॉच ओएस इस्तेमाल होता है। एप्पल कंपनी 2005 स्मार्ट वॉच के लिए डिजाइन किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आ जाता है एंड्रॉइड ओएस, जो अपने सारे एंड्रॉइड फोन में है वो एंड्रॉइड ओएस है। एंड देखो इसमें कौन कौन से, एंडी रबिन ये तो इनके विकास करता है या खोज करता है, 2003 में इसको बनाया गया। 2005 को गूगल कंपनी द्वारा खरीद लिया गया एंड्रॉइड ओएस है। हाँ, ये एंड्रॉइड ओएस गूगल कंपनी ने खरीद लिया, और अब ज्यादातर फोन है जो गूगल ओएस पे ही काम करते हैं। गूगल ओएस ने भी अपने अपने जड़े कितने ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर रखे हैं, उन्हीं पे काम करता है। माई, रेडमी, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, ये सारे अलग अलग ओएस पे काम करते हैं, लेकिन लगभग सारे गूगल के ही हैं। गूगल कंपनी द्वारा इनमें कुछ सुधार करके सितंबर 2008 में रिलीज किया गया। अब आ जाए विंडो फोन। विंडो फोन आपने देखा होगा, नोकिया के विंडो फोन आते थे पहले, अभी तो वो बंद हो गए हैं, और शायद अभी किसी कंपनी ने विंडो फोन अभी निकाल भी नहीं रहे, क्योंकि इनको विंडो का काम फोन में इतने अच्छे से नहीं हो पाता जितना अच्छे से पीसी या लैपटॉप या कंप्यूटर में हो पाता है। तो इसलिए इनकी इतनी उपयोगिता नहीं है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। वैसे विंडोज से याद रखना, विंडो फोन में विंडो ओएस काम करता है।
विंडो फोन 10, ये नोकिया के लूमिया सीरीज के सारे फोन विंडो फोन थे। सिम्बियन ओएस, ये सिम्बियन कंपनी द्वारा मोबाइल के लिए सिम्बियन ओएस लॉन्च किया गया। ब्लैकबेरी ओएस, ब्लैकबेरी के फोन में नवंबर 2013 में विकसित किया गया, लेकिन ब्लैकबेरी के फोन अभी फ्लॉप है, ये एंड्रॉइड ओएस पे काम करने जाता है। टाइजन, पाम ओएस, वेब ओएस, बाडा ओएस, देखो ये सैमसंग में काम करता था, बाडा ओएस, मिग ओएस। अब आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से विंडोज है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक ओएस ही है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया है, जिससे ज्यादातर कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्टेड है, गूगल से ही रिलेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम फिन 1.0 था, जिसे 1985 में रिलीज किया गया। विंडोज के गुणधर्म: जीयूआई आधारित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, प्लग एंड प्ले, कंप्यूटर से जुड़ने वाली अधिकांश डिवाइस प्लग एंड प्ले पर आधारित, अर्थात डिवाइस को निर्धारित पोर्ट पर जोड़ने पर वो डिवाइस क्रियाशील हो जाती है। जैसे हम कोई माउस को एक पोर्ट में अंदर एंटर करेंगे तभी माउस काम करेगा, अगर हम स्पीकर के वायर को कनेक्ट करेंगे तो ही कार्य करेगा। हो सकता है वायरलेस हो, लेकिन वो भी प्लग में ही आ जाता है, अगर हम उसको कनेक्ट करेंगे तो प्लग एंड प्ले में ही आ जाता है। वह हार्डवेयर सपोर्ट: मार्केट में उपलब्ध डिवाइस जैसे प्रिंटर, पेन ड्राइव, स्कैनर, डिजिटल कैमरे, ये हार्डवेयर है। मैंने आपको बताया था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वही है। मल्टीटास्किंग: विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा वातावरण प्रदान करता है, इसमें हम एक साथ के समय में कई एप्लीकेशन एक समय में कई एप्लीकेशन काम ले सकते हैं। जैसे अब मैं ये काम में ले सकता हूँ, ये एप्लीकेशन चला सकता हूँ, कुछ भी मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ और एप्लीकेशन खोल सकता हूँ, ये मल्टीटास्किंग है। अब आता है यूजर फ्रेंडली: विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर फ्रेंडली होता है, अर्थात अन्य प्रत्येक आइकन, टाइटल, पिक्चर को समझना वो लेना उपयोग में लेना आसान होता है। यूजर फ्रेंडली मतलब हमको इस्तेमाल करने में आसानी। ये सारे विंडोज के गुणधर्म है, मतलब विंडोज की खूबियां हैं। विंडोज से संबंधित आइकन: माई कंप्यूटर में सारा अपना कंप्यूटर का डाटा ओपन होता है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड ज्यादा टॉपिक। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इसमें सारे अंदर की चीज आ जाती है। रिसाइकिल बिन में डिलीटेड चीज आती है, इसको बार बार पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादातर समझते हैं। बिन फोन में भी होता है और इसमें रिस्टोर का ऑप्शन होता है। स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट स्टार्ट मेन्यू नहीं, स्टार्ट मेन्यू है, इसको करेक्ट कर लें। स्टार्ट बटन में कंप्यूटर प्रोग्राम चालू किया जाता है, ये बटन टास्क बार पर होता है, यह है स्टार्ट मेन्यू, इसमें से अपन कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू का ऑप्शन प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट, सर्च, फेवरेट, रन, ऑन ऑफ, देखो ये ऑन ऑफ हो गया, और यहाँ से कोई भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ कोई भी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, यहाँ से हम अपनी प्रोफाइल खोल सकते हैं, यहाँ मोर कुछ भी, तो ये स्टार्ट मेन्यू हो गई। बार डाउन, डाउन टर्न ऑफ, कंप्यूटर को चल रहे विंडोज सिस्टम बंद किया जा सकता है, ये टास्क बार आ गई आगे, ये सारी। फोर्थ नंबर पर टास्क बार डेस्कटॉप के सबसे नीचे स्थित होती है, ये टास्क बार है, ये सारी जो नीचे टास्क बार है। एक बार एक से अधिक प्रोग्राम उपलब्ध होना विंडोज की मल्टीटास्किंग गुण कहलाता है। यह बाकी गुण है। टास्क बार की सहायता से तत्काल उपयोग में ला जाने प्रोग्राम जानकर, देखो टास्क बार में ये ओपन किया, ओपन हो गया, ऐसे हम कुछ भी इंस्टेंट ओपन कर सकते हैं टास्क बार से सिंगल क्लिक में। लेकिन अगर आप वैसे एप्लीकेशन डेस्कटॉप पर पटक रखते हैं, उस पर डबल क्लिक करना पड़ता है, टास्क बार पर केवल सिंगल क्लिक करना पड़ता है। मैंने इसीलिए टैग कर रखा है सिंगल क्लिक में कुछ भी खुल जाए। विंडोज 10 में टास्क बार दाईं ओर सिस्टम ट्रे होती है, सिस्टम ट्रे ये दाईं, ये विंडोज 10 ही है, 10 से ऊपर जो भी है उसमें दाईं ओर होती है सिस्टम ट्रे। अब आता है टाइटल बार। टाइटल बार कोई भी अंदर रन करता है तो विंडोज के ऊपर लाल पट्टी, ऊपर एक पतली पट्टी जैसे बॉक्स होता है, ये टाइटल बार है, ऊपर दिखाई दे रहा है, जिसमें क्लोज, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देखो ये मिनिमाइज बटन, ये मिनिमाइज बटन हो गया, ये मिनिमाइज बटन हो गया, ये मैक्सिमाइज बटन हो गया, ये क्लोज बटन हो गया, ये सारे क्या है टाइटल बार के। अभी इनमें कोई पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन की मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन कहाँ होते हैं, तो टाइटल बार में होते हैं। विंडोज डेस्कटॉप, कंप्यूटर को ऑन करने पर सबसे पहले स्क्रीन शो होती है, उसे विंडोज डेस्कटॉप कहते हैं। जैसे हम फोन कंप्यूटर ऑन करेंगे तो स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ वही दिखाई देगा जो एप्लीकेशन पड़े, ये डेस्कटॉप है। अब जैसे ये हमने खोल लिया, विंडोज का डेस्कटॉप हो गया। विंडोज डेस्कटॉप कंप्यूटर को ऑन करने पर सबसे पहले जो स्क्रीन शो होती है विंडोज डेस्कटॉप है। विंडोज एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर, इसमें वही है माई कंप्यूटर के किसी फोल्डर को ओपन करके हम कोई भी चीज खोल सकते हैं। एक्सप्लोर मानो खोलना। विंडोज 10 से संबंधित बेसिक एप्लीकेशन, कैरेक्टर मैप, रन मेनू में चलाने, चार, इसको रटने की कोई मैथ इनपुट चैनल रटने की जरूरत नहीं, नोट पैड रटने की जरूरत नहीं है, वर्ड पैड, ये सारे एप्लीकेशंस के नाम है। एमएस पेंट है, पेंट का इस्तेमाल करते हैं इसमें से। अब आता है अगला टॉपिक, संचार नेटवर्क। अगला टॉपिक आता है संचार नेटवर्क। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन इसमें मैं उम्मीद
उम्मीद है कि इसमें आधी क्लास आपकी ये पूरी करवा दूं। सूचना प्रौद्योगिकी टूल्स और उपकरण वाले जो टॉपिक है थोड़ा लेंदी है, तो इसको इसी में आधा करवाने की कोशिश करूंगा। फिर आगे एक क्लास और ले लेंगे, उसके बाद में क्लियर। फिर 2 टॉपिक बचेंगे, वो थोड़े छोटे-छोटे हैं। उनकी 30-30 मिनट की पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। और कंप्यूटर की कुल में 7-8 क्लास में आपका पूरा कंप्यूटर का टॉपिक है जो रीड से संबंधित है, खासतौर से रीड लेवल 1 और लेवल 2 के लिए है, तो सारा लगभग क्लियर हो जाएगा। अब आता है कंप्यूटर नेटवर्किंग। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। ये जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर किसी माध्यम की सहायता से परस्पर जुड़े होते हैं तो इस प्रक्रिया को व्यवस्था कंप्यूटर नेटवर्क कहलाती है। अभी मैं समझाऊंगा आपको। नेटवर्क 2 तरीके के होते हैं, अब वो मैं आगे बताऊंगा। डाटा और सूचनाओं के संचरण को डाटा संचार कहते हैं। डाटा संचार कंप्यूटर नेटवर्क की सहायता से किया जाता है। विभिन्न कंप्यूटरीकृत विभागों को आपस में जोड़ने पर कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क का प्रारंभ 1969 अमेरिका में रक्षा विभाग ने किया था। ज्यादातर जो सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी या नेटवर्क से रिलेटेड जो कार्य है अमेरिका की आर्मी ने ही किया है, रक्षा विभाग सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने किया है। कंप्यूटर नेटवर्क विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर डिवाइसेस का समूह होता है जो आपस में एक दूसरे से संचार चैनल द्वारा जुड़े होते हैं। देखो, अब कंप्यूटर नेटवर्क भी 2 तरह से होते हैं। एक होता है वायर्ड, एक होता है वायरलेस। वायर्ड में मतलब सीधा सट जिसमें वायर जुड़ा हुआ हो, जैसे ये कंप्यूटर हो गया और एक ये कंप्यूटर हो गया, तो ये वायर से या किसी एक केबल से जुड़े हुए होते हैं। दोनों नेटवर्क एक नेटवर्क पे काम करते हैं। ये नेटवर्क हो गया वायर्ड। लेकिन अब जो ये एआई का टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना हो गया, इसमें क्या है, वायर को खत्म करके वायरलेस कर दिया है नेटवर्क। तो इसमें वायरलेस मतलब वाईफाई या फिर ब्लूटूथ के जरिए एक दूसरे लैपटॉप या पीसी कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है, वो भी वायरलेस में ही आता है, मोबाइल नेटवर्क। मोबाइल नेटवर्क का मतलब है किसी भी टावर, अपन देखा होगा जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, ये सारे कंपनी अपने अपने टावर स्थापित करती है एक निश्चित गैप में, और उन्हीं से मोबाइल कनेक्ट होते हैं। मोबाइल भी एक कंप्यूटर का रूप है। तो उसमें हम एक दूसरे एक जगह से देश विदेश, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक गांव से दूसरे गांव, एक जगह से दूसरी जगह हम घर बैठे बातें कर सकते हैं और कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं। वीडियो कॉल पर बातें, फोटो भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। ये भी वायरलेस में आता है। ये सारा संचार में आता है। अब संचार के साधन जो भी है वो सारे कंप्यूटर है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर की मशीन, उनमें मोबाइल भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, लैंडलाइन भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, पीसी भी हो सकता है। तो उसमें मैंने बताया था 2 तरीके नेटवर्क काम करते हैं, एक वायर्ड और एक वायरलेस। अब देखते हो, आप वाईफाई लगवाते हो तो एक वाईफाई होती है फाई, जियो फाई वगैरह, एक होती है फाइव और केबल वाली वाईफाई, उसमें केबल से कनेक्ट होता है। और जो एक नॉर्मल वाईफाई होती है वो एयर फाइबर बोलते हैं उसको ज्यादातर, क्योंकि वो हवा से ही कनेक्ट होता है, हवा में ही नेटवर्क बेहतर रहता है, उसी से कनेक्ट होकर आपकी स्पीड आपको नेटवर्क प्रोवाइड कराते हैं। अब आता है कंप्यूटर नेटवर्क के अनुप्रयोग, क्या क्या उपयोग है इसके। विपणन और बिक्री। विपणन मतलब व्यापार और बिक्री। कंप्यूटर नेटवर्क का व्यापार में इस्तेमाल होता है। ऑनलाइन शॉपिंग, रेलवे, होटल, सिनेमाघर, एयरलाइंस, ऑनलाइन नेट आरक्षण नेटवर्क का व्यापक उपयोग है। व्यापार और बिक्री में हो गया वित्तीय सेवाएं, बैंक, अपन किसान से संबंधित कोई ऋण वगैरह, सब में वित्तीय सेवाओं में भी नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। विनिर्माण, फैक्ट्रियों में इलेक्ट्रॉनिक संदेश नहीं, निर्देशिका सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा का आदान प्रदान, सूचना सेवाएं, कोई भी सूचना भेजने इधर उधर। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कॉन्फ्रेंस मतलब मीटिंग, एक तरीका से ऑनलाइन मीटिंग। सेलुलर टेलीफोन, ये सेलुलर टेलीफोन मैंने समझाया था, एक दूसरे से बात करने के लिए व्हाट्सएप है, फेसबुक, टेलीग्राम, ये सारे सेलुलर टेलीफोन में आते हैं। अब आता है डाटा प्रेषण के माध्यम। डाटा प्रेषण के क्या क्या माध्यम है। प्रेषक मतलब जो भेज रहा है, और एक प्राप्तकर्ता जो प्राप्त कर रहा है। प्रेषक मतलब भेजने वाला, प्राप्तकर्ता मतलब प्राप्त वाला। ये सेंडर है, इंग्लिश में आसानी हो जाएगी, और ये है रिसीवर। के बीच डाटा संचरण के लिए किसी एक भौतिक माध्यम का होना आवश्यक है। हाँ, अब हमने सोचा वायरलेस में मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह बिना केबल के पहुंचा, लेकिन बिना किसी भी भौतिक माध्यम को हम नहीं पहुंच सकते। भौतिक माध्यम जैसे नंबर फर्स्ट में तो हो जाएगा हमारा भौतिक माध्यम फोन ही हो जाएगा। अगर हमारे पास एक के पास फोन है और दूसरे के पास फोन नहीं है तो हम बात नहीं कर सकते। हम रात दिन उसमें बोले कि अरे फोन उठा बात कर मुझसे, वो तो बिना फोन के बात नहीं कर सकता। दूसरा भौतिक माध्यम हो जाती है हवा।
भाई वैसे हवा को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसको कैद भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं। हवा को छू सकते हैं, प्रेशर को महसूस कर सकते हैं। तो ये भौतिक माध्यम है, उसी में नेटवर्क संचालित होता रहता है। अब देखो प्रेषण के माध्यम दो हैं। एक तो तार प्रेषण, मैंने बताया तो वायर्ड है, वायर्ड बोलते हैं जिसको। एक बेतार माध्यम मतलब वायरलेस प्रसारण। तार प्रसारण माध्यम ये आपको बता दे, समझाने की जरूरत नहीं, जिसमें वायर से कनेक्ट होता है। केबल, ऑप्टिकल तार, ऑप्टिकल ये फाइबर तारों से इस्तेमाल होता है। अब इसमें आते केबल, ट्विस्टेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें केबल के दो स्वतंत्र, ये इसमें क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल, इंग्लिश में ट्विस्टेड है, इंग्लिश में है ट्विस्टेड, केबल, इंग्लिश में ट्विस्टेड पेयर केबल। और हिंदी में भी ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। इस प्रकार केवल दो स्वतंत्र इंसुलेटेड तारों को एक दूसरे से मोड़कर बनाया जाता है। एक साथ दो मुड़े तारों के उपयोग से क्रॉस टॉक मतलब आपस में बातचीत और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को कम करने में मदद मिलती है। ट्विस्टेड पेयर केवल पतले तांबे के तारों के दो गुच्छे होते हैं। प्रत्येक गुच्छे एक अलग प्लास्टिक आवरण में बंद होता है। मतलब जो कॉपर कॉपर मतलब तांबे के तार है, जो उसके गुच्छे बनाए जाते हैं और दो प्लास्टिक के डब्बों में बंद किए जाते हैं, कवर्ड किया जाते हैं। इस केबल का उपयोग लोकल टेलीफोन लाइनों में किया जाता है। इसकी गति सामान्यतः 1200 बिट पर सेकंड होती है। मतलब पहले आप देखते थे लैंडलाइन की जो केबल नीचे के दबी हुई होती थी, वो ट्विस्ट इसी पर ट्विस्टेड पेयर केबल पे ही कार्य करती थी। अब आती है को एक्सल एक्सियल केबल। को माने एक साथ है। ऐसे इस प्रकार केबल में एक केंद्रीय तार चारों ओर से इंसुलेशन की परत से घिरा हुआ आता है और उसके ऊपर तथा अंत में एक सुरक्षा परत चढ़ी होती है। को एक्सियल केबल 1940 में बनाई गई, इसको रटने की जरूरत नहीं है। एक है ये याद रखना बस, ये वायर्ड वायर्ड जो वायर्ड प्रसारण है या तार प्रसारण है उसके माध्यम है, इनको याद रखना बस ऐसे। ऑप्टिकल फाइबर केबल है, इसमें तार नहीं होते। इसमें देखो धातु के कोई तार नहीं होते, केवल ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स मतलब प्लास्टिक के धागे हैं, उन्हीं में के संचार का प्रसारण किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर वाले जैसे पतले कांच या प्लास्टिक के ग्रेड होते हैं तथा डाटा ट्रांसमिशन माध्यम से उपयोग किया जाता है। इसमें रिफ्लेक्शन कार्य करता है, जो प्रकाश का संचरण है वो कार्य करता है। ऑप्टिकल मतलब प्रकाश से रिलेटेड है। ऑप्टिकल फाइबर केबल इंटरफेरेंस करने के लिए धातु तारों की तुलना में कम संवेदनशील होती है। भाई प्लास्टिक में जो प्रसारण वो थोड़ा कम संवेदनशील होता है। और इसमें जो डाटा ट्रांसफर है कॉपर या धातु या मेटल के तारों से ज्यादा तेजी से होता है। इसमें वेट कम होता है। एक टीयर वन या टी1 लाइन्स बोलते हैं। टीयर वन टी3 लाइन्स हो गई। अब आती है वायरलेस। ये वायरलेस जो अभी की जो पांचवी पीढ़ी है कंप्यूटर की, चौथी और पांचवी पीढ़ी में वायरलेस का इस्तेमाल किया गया था सबसे ज्यादा। हालांकि पहले भी है, लेकिन इसमें पांचवी पीढ़ी तो टोटली वायरलेस पे ही डिपेंड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम प्रसारण माध्यम, इसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होते हैं जिसका संचारण अंतरिक्ष में हो सकता है। ठीक है। फिर माइक्रोवेव प्रसारण माध्यम, ये रटने की जरूरत नहीं है, मतलब इसकी ये इतनी बड़ी डेफिनेशन रटने की, बस ये ध्यान रखना बेतार जो वायरलेस प्रसारण माध्यम कौन कौन से: इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम प्रसारण माध्यम, माइक्रोवेव प्रसारण माध्यम, उपग्रह प्रसारण माध्यम। ये सैटेलाइट से डायरेक्ट प्रसारण होता है, जिससे न्यूज टीवी चैनल या फिर किसी देश की सिक्योरिटी संबंधी मामले या फिर मौसम संबंधी मामले, ये सारे उपग्रह या सैटेलाइट प्रसारण माध्यम से होते हैं। रेडियो प्रसारण माध्यम सिर्फ सेम ये उपग्रह से रिलेटेड है, टीवी से रिलेटेड है। सेलुलर नेटवर्क प्रसारण माध्यम, जिससे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं ट्रांसमीटर के जरिए, मतलब फोन के जरिए। इंफ्रारेड प्रसारण माध्यम, इसमें किरणों के माध्यम से, इंफ्रारेड किरणें हैं उनके माध्यम से प्रसारण होता है। एक होता है ब्लूटूथ, ये ज्यादा दूर के लिए नहीं, कम दूरी के लिए है। ये भी प्रसारण माध्यम है, ये भी एक दूसरे का आदान प्रदान है सूचनाओं का। एक वाईफाई, ये भी कम दूरी के लिए। लोकल एरिया नेटवर्क में आता है ये भी, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक लिमिटेड एरिया के लिए आता है। एक आता है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। एक है GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। RFID की फुल फॉर्म क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। GPRS की फुल फॉर्म क्या है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। एक GPS की ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS हम इस्तेमाल करते हैं कहीं भी कोई चीज को देखने के लिए, कहाँ लोकेशन वगैरह, मैप वगैरह देखने के लिए, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से ही देखना पॉसिबल है, उसको शॉर्ट में GPS बोलते हैं।
अब आगे आ जाता है भौतिक दायरे, फिजिकल स्कोप के आधार पर नेटवर्क के प्रकार। नेटवर्क के जो फिजिकल स्कोप है, मतलब भौतिक आधार पर कितने हैं। सबसे आता है पैन। मैंने बताया था पहले भी, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क की समझाए थे। अब ये यहाँ हम उसको विस्तार से समझेंगे। सबसे आता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये इस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग सामान्य उद्देश्य के लिए एक उपयोगकर्ता द्वारा अपने विभिन्न प्रकार के डिवाइसों आपस में डाटा स्थानांतरण किया जा सकता है। उदाहरण ब्लूटूथ, RFID, एम्बेडेड मेडिकल डिवाइसेस, ऑपरेशन आदि। ये पर्सनल डाटा है, मतलब पर्सनल डाटा एक। अब हम ब्लूटूथ से चाहें कि एक साथ 3 फोनों को भेज दे, पॉसिबल नहीं। ऐसी RFID भी एक साथ 3 फोनों को भेज दे, पॉसिबल नहीं। एक साथ एक को, या फिर एक लिमिटेड जो हमने बना रखा है ग्रुप, उसी को। अब आता है CAN, कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क ज्यादातर कॉलेज, स्कूल, विद्यालय, कैंटीन वगैरह के लिए होता है, जिसमें एक दूसरे से नेटवर्क आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक है लोकल एरिया नेटवर्क, LAN। ये ज्यादातर ऑफिस में इस्तेमाल होता है, एक स्थानीय स्तर पर कार्य करता है। ये कंप्यूटर को भौतिक रूप में जोड़ने का कार्य करता है, जैसे बैंक हो गई, कोई टेली वेरिफिकेशन वाली ऑफिस हो गई, या कोई कंपनी होती है। जैसे उदाहरण वाईफाई, हम वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, एक बैंक में करते हैं। मतलब एक लिमिटेड ऑफिस के लिए, लिमिटेड एरिया के लिए, लोकल एरिया के लिए। एक होता है मैन, मैंने मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ये सिटी, पूरी सिटी को आपस में जोड़ती है। एक शहर में विभिन्न प्रकार के डिवाइसों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया वाला नेटवर्क मैन कहा था। मैन से सीधा शब्द मेट्रोपोलियन, मेट्रोपोलिटन नहीं, मेट्रोपोलियन होना चाहिए। मेट्रोपोलिटन ये सिटी, मेट्रोपोलियन सिटी को जोड़ने का कार्य करती है। ज्यादातर सिटियों में सेम नेटवर्क काम करता है। इसके उदाहरण है, जैसे वाईफाई होती है एक सिटी के लिए, उस केबल फैलाए रखते हैं। भौतिक भौतिक फिजिकल्स की बात चल रही है, वो तो केबल से जुड़े होते हैं, पूरे नेटवर्क जुड़ा होता है सिटी का। अब आता है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। ये लोकल एरिया नेटवर्क की अपोजिट है, मतलब इसका क्षेत्र दृष्टि से सबसे बड़ा नेटवर्क है। WAN, LAN तथा MAN तरह एक स्थान विशेष या शहर विशेष तक सीमित न होकर बहुत बड़े क्षेत्र में फैला नेटवर्क है। उदाहरण इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला हुआ है। सैटेलाइट संचार है, जो उपग्रह संचार, ये भी पूरी दुनिया में। VPN है, VPN आप यहाँ के बैठे बैठे पाकिस्तान की साइट को कोई को खोल सकते हो VPN के थ्रू। VPN में चूज करोगे पाकिस्तान की लोकेशन, और पाकिस्तान की साइट यहाँ चल जाएगी। क्योंकि अपने यहाँ पहले PUBG मोबाइल बैन था, अभी भी बैन है। अब BGMI जो इंडिया का लॉन्च हो रखा है अलग से, लेकिन अगर आप PUBG मोबाइल खेलना चाहते हैं तो आप किसी अन्य कंट्री की लोकेशन लगा के अपने फोन में PUBG मोबाइल को अभी भी एक्सेस कर सकते हैं। ये सिर्फ VPN के थ्रू पॉसिबल है। एक सेलुलर टेलीफोन नेटवर्क, आप किसी भी फोन से यहाँ के बैठे हुए कि विदेश विदेश कहीं शहर से गांव कहीं भी कॉल कर सकते हैं। ये भी वाइड एरिया नेटवर्क में आता है। अब नेटवर्क की लेयर्स, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं। इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, इनको रटने की जरूरत नहीं। अब डेटा ट्रांसफर के माध्यम तथा विधियां, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें रटने लायक कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है। चैनल के डाटा को संप्रेषण दर, बोर्ड दर में परिभाषित करते हैं। प्रत्येक चैनल अपनी एक डाटा संप्रेषण की क्षमता रखता है तथा बिट दर या बैंडविड्थ कहते हैं। ट्रांसमिशन, मीडिया सूचना को प्रेषक को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने का कार्य करता है। ट्रांसमिशन कहते हैं माइक को। दो या दो से अधिक सिस्टम के संचार के लिए हमें भौतिक मीडिया की आवश्यकता रहती है। मैंने बताई भौतिक मीडिया की आवश्यकता होती है, मतलब अगर आप एक इंसान से दूसरे इंसान से एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है तो दोनों पर फोन होना जरूरी है, या फिर वो डिवाइस होना जरूरी है जो एक बात करने के लिए योग्य हो, बात कराने के लिए योग्य हो। जैसे फोन हो सकता है, लैंडलाइन हो सकती है। मतलब दोनों के लिए भौतिक मीडिया की आवश्यकता जरूरी है। ऐसा नहीं कि फिर किसी के पास कुछ नहीं है और एक के पास फोन है और आपस में बातें कर रहे हैं, वो तो फिर पॉसिबल है एक साथ बैठक पर बैठ के बातें करें। अब आती है संचार की विधियां। सिंप्लेक्स विधि, डाटा और सूचना केवल एक ही दिशा अर्थात प्रेषक से प्राप्तकर्ता की ओर संचारित किया जाता है। इसे सूचना का डाटा संग देखो, रेडियो टीवी प्रसारण, ये सब देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब की सिंप्लेक्स मतलब एक एक तरफ से बोल सकते हैं, दूसरी जगह से हम अपनी सूचनाएं, हम रेडियो टीवी देखते हैं, हम उनकी सुनते रहते हैं, जब धाए धाए कुछ भी करें हम उनको रिप्लाई नहीं कर सकते। अब है हाफ प्लेक्स विधि। इसमें एक दोनों तरफ से दोनों दिशाओं से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। जैसे टेलीफोन पे बात करते हैं, हाफ, यार ध्यान रखना, हाफ प्लेक्स विधि और सिंप्लेक्स विधि। सिंप्लेक्स मतलब सिंपल सी बात है, टीवी चल रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। हाफ प्लेक्स मतलब हाफ तेरा हाफ मेरा, मतलब आधा तू बोल आधा मैं बोल, ये से आसान हो जाएगा याद करना।
अब आता है पूर्ण डुप्लेक्स विधि। इस विधि में सूचनाओं को डाटा को एक साथ दोनों दिशाओं में संप्रेषित किया जा सकता है और प्राप्त किया जा सकता है। सूचना तत्काल प्राप्त होती है। ये भी मोबाइल से रिलेटेड है, टेलीफोन से रिलेटेड है। महत्वपूर्ण नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क को बनाने और कॉन्फ़िगर करने के लिए जिन हार्डवेयर डिवाइसों का उपयोग किया जाता है उन्हें नेटवर्क डिवाइस कहते हैं। अब ये है कि मॉडेम, मॉडेम भी नेटवर्क डिवाइस है। इससे हम किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप में इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। अब स्विच एक प्रकार का हब होता है किंतु डाटा प्रसारण नहीं कर सकता। स्विच हम जिसमें बस बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बस भी बोल सकते हैं, BUS। इसमें हम किसी भी डाटा केबल को कनेक्ट कर सकते हैं, स्विच बोल सकते हैं। हब, ये रहा हब। हब सर्वर अन्य कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए केंद्रीय माध्यम है। ये भी सेम है, स्विच और हब एक जैसा है। हब दो प्रकार के होते हैं, पैसिव हब और एक्टिव हब। एक है राउटर, राउटर या रूटर भी बोल देते हैं। किन्हीं डिफरेंस क्लासेस नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए राउटर का उपयोग किया जा सकता है। राउटर एक जैसे वाईफाई है उसी का बड़ा रूप है राउटर। इससे एक साथ काफी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। LAN और WLAN में राउटर का उपयोग किया जाता है, दोनों में किया जा सकता है। ब्रिज, ब्रिज का मतलब एक तरीका से पुल, जोड़ना आपस में, दो समान नेटवर्क को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ब्रिज, BRIDGE। एक है एथरनेट कार्ड, NIC। एथरनेट कार्ड को नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहा जाता है। एथरनेट कार्ड के साथ इस कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेट कर एक कंप्यूटर नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सकता है। प्रत्येक एथरनेट कार्ड को यूनिक 48 बिट सीरियल नंबर होता है। मतलब इसमें 48 नंबर का सीरियल, 48 बिट सीरियल नंबर होता है। जैसे हमारा फोन का IMI नंबर होता है, किसी फोन पे फोन मिलाने सिम का एक सिम नंबर होता है, ऐसे इसका एक यूनिक 48 बिट सीरियल नंबर होता है जो मैक एड्रेस कहलाता है। मैक एड्रेस मतलब इसका एड्रेस होता है, जैसे IP एड्रेस होता है सेम ऐसे का एक 48 नंबर का इसका एड्रेस होता है। एक होता है गेटवे। गेटवे किसी भी इंटरनेट साइट को एक्सेस करने के लिए एक प्रॉपर टाइपिंग होती है। जैसे अब ये इसका गेटवे है, ये रखा वाइड नेटवर्क गेटवे का उपयोग किया जाता है। RJ45 कनेक्टर, RJ मतलब राजस्थान के 45 कनेक्टर है और इसका पूरा नाम रजिस्टर्ड J45 कनेक्टर। एथरनेट केबलिंग और केबल को होस्ट से जोड़ने के लिए जिस कनेक्टर का उपयोग किया जाता है RJ45 कनेक्टर कहलाता है। अब है रिपीटर, डिस्चार्ज सिग्नल को एक रिपीटर, डिस्चार्ज सिग्नल को चार्ज करने के लिए रिपीटर का उपयोग किया जाता है। रिपीटर सिग्नल को पुनः उत्पन्न करता है। एक होता है फायरवॉल, कंप्यूटर नेटवर्क को फायरवेल एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आधारित सिक्योरिटी सिस्टम है जो निश्चित नियमों के अनुसार डाटा का आने और जाने का ध्यान रखता है। आगे आता है नेटवर्क टोपोलॉजी। एक नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटर जोड़ने के लिए ढांचे का उपयोग किया जाता है तो नेटवर्क की टोपोलॉजी कहा जाता है। आता है नेटवर्क टोपोलॉजी प्रकार क्या है। बस टोपोलॉजी मैंने बताया ऑफलाइन टोपोलॉजी है, जिसमें एक बस में कई नोड एक मेन केबल से जुड़े हुए होते हैं। जैसे हम कई बार क्या लेते हैं, हमारे लैपटॉप में 2 सॉकेट हैं, हम उसको कनेक्ट करने के लिए केबल वाला सॉकेट ले आते हैं, उसमें 5-6 सॉकेट होते हैं एक में ही, तो उससे हम माउस कीबोर्ड वगैरह सारा एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये बस टोपोलॉजी कहलाती है। टोपोलॉजी मतलब टॉपलिंग या जॉइंट करना। रिंग टोपोलॉजी, इसमें रिंग टोपोलॉजी प्रत्येक कंप्यूटर की प्राथमिकता समान होती है। रिंग टोपोलॉजी में कोई मुख्य कंप्यूटर नहीं होता और इसमें एक मुख्य कंप्यूटर होता है नेटवर्क या में नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क टोपोलॉजी में एक मुख्य कंप्यूटर है। स्टार टोपोलॉजी, इसमें सेंट्रल कंट्रोलिंग डिवाइस के रूप में हब या स्विच रूटर का प्रयोग किया जाता है। सेम ऐसे ही जैसे नेटवर्क टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में एक नोड से दूसरे नोड तथा दूसरे नोड से तीसरे नोड किसी प्रकार से शाखाओं तरह आपस में जुड़े, इसमें 3 नेटवर्क जुड़े होते हैं। मैश टोपोलॉजी, प्रत्येक नोड अन्य नोड से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। ये ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना, बस टोपोलॉजी के प्रकार है। हाइब्रिड टोपोलॉजी, दो से अधिक नेटवर्क टोपोलॉजी, अधिक टोपोलॉजी के संयोजन को हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रयोग किए गए इंटरनेट प्रौद्योगिकी के प्रकार। इंट्रानेट किसी संस्था या ऑर्गेनाइजर को स्वयं या निजी इंटरनेट संस्करण होता है। एक्सट्रानेट एक से अधिक ऑर्गेनाइजेशन तथा संस्था को जोड़ने के लिए एक निजी नेटवर्क है। एक्सट्रानेट एक फायरवॉल हो गया। फायरवॉल एक विशेष सिक्योरिटी सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क के बाहरी खतरों के खिलाफ करने के लिए, रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक नेटवर्क बैंडविड्थ का वर्गीकरण, बैंडविड्थ इनको रटने की जरूरत नहीं है। बैंडविड्थ की श्रेणियां नैरो बैंड, वॉइस बैंड, ब्रॉड बैंड, वाइड बैंड। अब आता है इंटरनेट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपको हमारी वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर रीड से संबंधित नई नई सूचनाएं आती रहती हैं। धन्यवाद।